और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ करेंगे, जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। संक्रमण का ग्राफ तेजी से भाग रहा है। ओमिक्रॉन के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है और अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है कि कैसे हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ताजा हालात को लेकर मुख्यमंत्रियों से आज बात भी करने वाले हैं। बढ़ता कोरोना का खतरा, बढ़ी टेंशन, तेज संक्रमण को लेकर पीएम मोदी का मंथन। मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी करेंगे चर्चा। राज्यों में गंभीर हालात की होगी समीक्षा। तीसरी लहर की दस्तक से देश डरा हुआ है। कुछ राज्यों में तो स्थिति गंभीर हो चुकी है। उन गिने चुने राज्यों के साथ साथ देश में भी एक दिन के आंकड़े 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। संक्रमण के बाद जिंदगी पर खतरा बेशक दूसरी लहर जैसा न हो, लेकिन संक्रमण की तेज दर ने डरा दिया है। देश में गंभीर होती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज बैठक करने जा रहे हैं। वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित राज्यों के ताजा हालात पर बात करेंगे। वहां लगाए प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी और साथ ही उन उपायों पर भी मंथन होगा जिसके जरिए कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। डबल डोज लेने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज भी दिए जाने लगे हैं, लेकिन 8 राज्यों से आ रहे आंकड़े बता रहे हैं कि हालात सुधरने के लिए अभी कई ठोस और कारगर उपायों की जरूरत है। 8 बड़े राज्यों की स्थिति को लेकर चिंता ज्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, केरल और गुजरात हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के 300 जिलों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई, बेंगलुरु, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, पुणे जैसे शहर डेंजर जोन में हैं। इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिख रहा है और दूसरा उसी के साथ ही अधिक संख्या में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जहां 0.87% केस पॉजिटिविटी 22 दिसंबर वाले हफ्ते में थी, वह बढ़कर अब 22.39% हो गई है और उसी के साथ ही ओवरऑल वीकली बेसिस पर केसेस भी 2,57,000 के करीब हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को भी एक अहम बैठक की थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। तब पीएम ने सुझाव दिया था कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखें। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान को तेज करने का सुझाव भी पीएम ने दिया था। 4 दिनों में दूसरी बार बैठक कर पीएम मोदी ने एक बार फिर हालात को काबू में करने की बड़ी पहल की है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी दिव्येश सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, 8 ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त चिंता का सबब बने हुए हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में भी बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है। 11% से अब 26%। ये लगातार चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगर हम आंकड़ों से ही समझ ले कि देश की राजधानी का हाल क्या है, तो पिछले 5 दिनों में कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो संक्रमण दर दर्ज हो रही है, हर 100 में से 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। हालांकि अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या देखने के लिए मिल रही है, वो पिछली लहर के मुकाबले कम है। तो देखना होगा कि सरकार होम आइसोलेशन में जिन मरीजों का इलाज करवा रही है, उनके लिए क्या कुछ और नई तैयारियां करती है और साथ ही साथ आज जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद क्या कुछ दिल्ली की स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पहले ही दिल्ली में पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो क्या पाबंदियों की नई किस्त जारी की जाएगी या नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच दिव्येश भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, देखिए, बीच बीच में मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े कम होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, ये ऑन एंड ऑफ चल रहा है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार एवरेज बेसिस पे अब काउंट करना शुरू कर चुकी है कि वहां पर किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है?
जी, आपको बता दें कि कल जो महाराष्ट्र की संख्या थी, जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे, वो करीब 46,000 केसेस आए थे और मुंबई में जो संख्या थी वो थी 16,420 लोगों की, जबकि 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन सारी चीजों को देखते हुए जो आंकड़ा है महाराष्ट्र का, उसमें पॉजिटिविटी रेट 24% बताया जा रहा है और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 21.4 बताया जा रहा है। इसी सब को देखते हुए मुंबई की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने लोगों से बार बार अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से बचें। उनका यह भी कहना है कि फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, इनमें 94% लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इसी वजह से बार बार यह अपील की जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा ली जाए और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें बूस्टर डोज देने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो कोमॉर्बिडिटी में लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें भी बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया मुंबई में और अन्य जगहों पर शुरू कर दी गई है। ठीक है, देवेश और पंकज दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के बीच है, लेकिन अब की बार दूसरी लहर जैसा हाहाकार ना हो, वैसी स्थिति ना हो, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा किया गया है। मुंबई में कल को छोड़ दें तो 5 दिन में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केसेस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। ऐसे में आगे की स्थिति कैसी रहने वाली है? दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। Doctors are also getting infected. 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। बुधवार को दिल्ली में 27,000 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 26% के पार हो गई, जो 5 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई है, जो 10 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 87,000 से ज्यादा है, जो करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की इस रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरी लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बैंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाएगा। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुकी है, जिसके बाद इसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है, जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में कमी आई है। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को घटकर 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। 12 जनवरी को 16,420 नए मामले दर्ज किए गए। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बंधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केस कम होने की संभावना है। रेट ऑफ एडमिशन, जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग, अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, अब बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी है वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा।
वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अन्य देशों के डेटा और भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी में सियासी सरगर्मी की करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर क्या है इसके मायने, ये समझ लीजिए। इसके जरिए बीजेपी फिर से हिंदुत्व कार्ड को आजमा रही है। वैसे पार्टी पहले से इस फॉर्मूले को अपनाती रही है। हिंदुत्व के कामयाब फॉर्मूले को 2017 में भी अपनाया गया था और एक बार फिर से यही कार्ड चलने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। इस पर जबरदस्त भरोसा है। विधानसभा चुनाव के लिए ट्रंप कार्ड, अयोध्या और राम मंदिर, जिसका निर्माण अब शुरू हो चुका है। लगातार मुख्यमंत्री इस बारे में जिक्र भी करते रहे हैं अपने तमाम बयानों में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर अभी औपचारिक फैसला नहीं किया गया है, लेकिन यूपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बीजेपी की 3 दिन से बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार करीब 50 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने की बात कही जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, 3 दिन से मंथन चल रहा है दरअसल हिमांशु टिकट बंटवारे को लेकर। एक तरफ हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य छिटक गए, उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी, लेकिन कैसे सहयोगी दलों को साथ लेकर इस वक्त बीजेपी चलेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है अपना दल को साथ लेकर चलने की, अन्य और दलों को साथ लेकर चलने की, ये इस वक्त सबसे बड़ी कवायद है। देखिए, आज 10 बजे जो है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक के अंदर ये माना जा रहा है 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि वो अयोध्या से तैयारी कर रहे हैं और अयोध्या से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने 2 सीटों को सिलेक्ट किया था, एक गोरखपुर सदर और दूसरी अयोध्या। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अयोध्या सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है और एक पार्टी को मैसेज देना है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से बाहर आके माफ कीजिएगा गोरखपुर से बाहर आके अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरीके से मैसेजिंग भी होगी उन लोगों को जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी इस चीज को लेकर रणनीति बना रही है, जो गैर यादव ओबीसी के मंत्री और विधायक हैं वो पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं उनको लेकर आगे किस तरीके से बढ़ना है। और इसीलिए ये मैसेज दिया गया है कि ज्यादातर मंत्री जिनकी टिकट कट सकती थी या जिनके खिलाफ नाराजगी थी जिन विधायकों की, उनकी सीटों को बदल दिया जाए। तो इससे जो है कि नाराजगी भी कम हो जाएगी और नेता जो है वो चुनाव भी जीत सकते। तो एक तरीके से पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव कर दिए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। श्वेता, ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त अभिषेक भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अयोध्या से ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कई और जगहों पर भी इस वक्त विचार किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर हिंदुत्व कार्ड 2017 में चला था, किस तरीके से तब ध्रुवीकरण हुआ था ये हम सबने देखा था। दूसरा सवाल आपसे ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के छिटकने से और बीजेपी को छोड़ने से कितनी सीटों पर असर पड़ने वाला है? देखिए नेहा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना। चुनाव से ठीक पहले की जो सुगबुगाहट थी उसमें कई नाम आ रहे थे। माना जा रहा था कि मथुरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, गोरखपुर क्योंकि उनकी सालों से सीट रही है तो वहां से चुनाव जीतना मुख्यमंत्री के लिए आसान होता। लेकिन अयोध्या को लेकर के बहुत लंबे समय से चर्चा भी चल रही थी और कल जब बैठक हुई तो इस बात का आकलन भी किया गया कि आखिर अयोध्या से चुनाव लड़ने के क्या मायने हो सकते हैं। मायने साफ है, राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से लगातार चल रहा है और अयोध्या के मुद्दे को बीजेपी दशकों से भुनाती आ रही है, लेकिन इस बार चूंकि मुद्दा मंदिर से ज्यादा अयोध्या के विकास का भी है और लगातार इस बात को मुख्यमंत्री भी 5 सालों में अपने पूरे कार्यकाल में ये बात कहते रहे हैं। यही कारण है कि गोरखपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा दौरे मुख्यमंत्री ने किसी जनपद के किए तो वो अयोध्या था। तो अयोध्या का की प्रासंगिकता राजनीतिक तौर पर साफ हो जाती है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि कई ऐसी सीटें हैं खासतौर पर उनके गढ़ की पूर्वांचल में जहां पर इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पिछड़ों के जिस वोट के दम पर बीजेपी 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, उस पर अगर सेंध लगाने में कामयाब होता है अगर ये दाव, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 25 से 30 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी समय है और बीजेपी इसको कंट्रोल करने की पूरी कवायद में लग चुकी है। ठीक है अभिषेक, वहीं यूपी में 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद छोड़ा और बीजेपी को बाय बाय कर दिया। कल उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को वो लखनऊ में अपनी नई राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद बुधवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। ये गिरफ्तारी वारंट 2014 के एक भड़काऊ बयान को लेकर है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। वहीं यूपी में नेताओं के बीजेपी छोड़ने को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है उन लोगों को निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है और हम तो कल भी मैंने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये इनको हर तरीके से सम्मान मिला, हर तरीके का इनका कद बढ़ाया गया, पद बढ़ाया गया, इनके परिवार को भी साधा गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे मौके पर निश्चित रूप से ऐसे लोग, ये लोग लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, ये नुकसान पहुंचाते। यूपी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी का दिल्ली में मंथन जारी है। तो वहीं खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यूपी के पहले और दूसरे चरण के लिए ये लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से आज जारी किए जाने के संकेत हैं। 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान संभव है। समाजवादी पार्टी से सीटों के तालमेल, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान समेत तमाम चुनावी रणनीति को लेकर एसबी एसपी के ओम प्रकाश राजभर से बात की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। बैठक हुई है आपकी अखिलेश यादव के साथ, कई आपके सहयोगी दल भी साथ में थे। पहले तो बताइए क्या हुआ बैठक? बैठक में सभी लोगों से सुझाव अलग अलग मांगा गया, सब लोगों ने सुझाव दिया और सबकी बात सुनने के बाद
तय हुआ कि हम लोगों का जहां जहां प्रभाव है, जहां जहां संगठन है, वहां हम लोग जाकर के जनता के बीच में अपने संगठन की बदौलत ये बताने का प्रयास करें कि सरकार बनाकर हम जातिवार जनगणना कराएंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, और जो अन्ना पशु एक बीमारी है किसानों की, हम उस समस्या से निजात दिलाएंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा होगी और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये चीजें तय हुई कि जनता के बीच। बीजेपी को पिछाड़ने के लिए क्या चर्चा हुई, कुछ तो बात हुई? बीजेपी कहाँ लड़ाई में है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम बलिया में रहते हैं, एक सीट बताइए बलिया जहां जीत रहे हो। आइए जो है मऊ, एक सीट बताइए कहां जीत रहे हैं। आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, उधर गाजीपुर है, कहां जीत रहे हैं? झूठा बीजेपी चिल्ला रही है, हम जीत रहे हैं। जो फोटो ट्विटर पे आई है, कृष्णा पटेल एकदम सेंटर में बैठी हुई हैं, एक तरह से उनको राजमाता भी अखिलेश ने बोला है उनको इतना सम्मान देना, इस क्या कुछ रणनीति है या वहां पर क्या बोला गया जब वो बैठाई गई वहां पर? देखिए, मोर्चे का काम है सबको सम्मान देना, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं गठबंधन में था, कभी गठबंधन धर्म इन लोगों ने नहीं निभाया भारतीय जनता पार्टी ने, और जब से मैं समाजवादी पार्टी में गठबंधन किया हूं तब से लगातार हम लोग गठबंधन धर्म का पालन अखिलेश जी बराबर करते हैं। सीट्स को लेकर क्या चर्चा हुई है? चरणबद्ध तरीके से सीट की सूची जारी होगी, जिसका जहां प्रभाव है वहां उसको जो सीटें हैं, जैसे पहले और दूसरे चरण की कल शाम को सूची जारी होगी। उसमें है आपका? नहीं, हमारा नहीं। हाँ। शिवपाल सिंह यादव के बीच बड़ी चर्चा है कि उनके बेटे जसवंत नगर से लड़ेंगे, वो किसी और सीट से लड़ेंगे, क्या कुछ बातचीत अंदर हुई? चाचा तय हो गया है हमारा, वहीं तो बैठे थे सब लोग। क्या तय हुआ? वो सब तय। हम जसवंत नगर पे बेटे उनके जसवंत नगर पे लड़ रहे हैं? ये नहीं तय हुआ है। हमने पूछा कि क्या हाल है, कहें बहुत सही है। हम कहे तो काम सही है, एकदम सही है। विलय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बता तो दिए, विलय कर रहे हैं। चाचा और भतीजा हैं तो परिवार है ना, चाहे अलग लड़े चाहे विलय करके लड़े, जैसे लड़े लड़े। चर्चा हुई अंदर? हाँ बिल्कुल, चर्चा सब लोग किए हैं। ओवरऑल मीटिंग का क्रक्स क्या रहा? क्या अखिलेश की तरफ से क्या कहा गया है मीटिंग में आप लोगों से? सिर्फ यही कहा गया है कि जो तय हुआ है इसका सब लोग प्रचार प्रसार करिए। चुनाव आयोग की तरफ से 15 के बाद अगर कार्यक्रम की छूट मिलती है तो फिर हम लोग जहां जहां जिसकी जरूरत डिमांड होगी प्रत्याशियों से, फिर वहां हम लोगों अलग भेजेंगे। इस बार के चुनाव में दिल्ली के सीएम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। थोड़ी देर बाद आज वो मीडिया को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति को विस्तार से बताएंगे। सबके बीच उनकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले ही उन्होंने पंजाब से वादे किए, लेकिन असल चुनौती किसान नेता बलबीर राजेवाल की है, जो इस बार नई पार्टी बनाकर किस्मत आजमा रहे हैं। संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। उनका बयान बता रहा है कि 10 एजेंडे के जरिए पंजाब जीतने का ख्वाब कहीं अधूरा न रह जाए। जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। सुना आपने, मिशन पंजाब पर पहुंचे केजरीवाल की फिक्र बढ़ी हुई है। आखिर क्या वजह है, आपको बताते हैं। केजरीवाल और पंजाब किसान नेता बलबीर राजेवाल की पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और बात बिगड़ गई। केजरीवाल राजेवाल की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा को सिर्फ 10 से 15 सीटें देना चाहते थे। राजेवाल 60 सीटों पर अड़े थे। नतीजा ये कि तालमेल नहीं हो पाया। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है,
इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होने पर केजरीवाल को पहला झटका लगा है। विरोधी इस पर तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बुलबुला फूट जाएगा। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं और आम आदमी पार्टी का एक झूठा बुलबुला है पानी का, जो पानी में बैठ जाएगा। 20 एमएलए लोगों ने जिता करके भेजे थे, 10 रह गए हैं, 10 भाग गए हैं। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब से 10 बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए उनकी पार्टी का पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का, तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, पांचवा एजेंडा शिक्षा में सुधार होगा, छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, सातवां 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे, आठवां महिलाओं को 1-1 हज़ार देंगे, नौवां कृषि सुधार और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सारा पैसा खा गए। ये कहाँ गया 3.5 लाख करोड़? इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 7वां बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार अभियान को तेज कर दिया। घर घर अभियान का आगाज किया। उसी अभियान पर केजरीवाल का दूसरा संकट बढ़ा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस अब केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। केजरीवाल साहब को इतनी जल्दबाजी पड़ी हुई है। एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से फैली हुई है और खुद को भी कोरोना चमड़ा हुआ है और कोरोना के बीच आकर के लोगों के में आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे, कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे और यहाँ आकर के जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रचार नहीं कर सकती, तो केजरीवाल साहब सैकड़े लोगों को इकट्ठा करके यहाँ कोरोना फैलाने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने मांग की है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अकाली दल भी केजरीवाल की मुहिम और चुनाव प्रचार को लेकर हमलावर है। अब इंतजार विरोधियों के हमले तेज होने और आपके बचाव का है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।